नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 53वां भाग है। इसमें हम भूगोल में अरब भूगोलवेताओं का योगदान पढ़ रहे थे। अरब भूगोलवेताओं में हम अल मसूदी के भौगोलिक योगदान के बारे में पढ़ रहे थे। अल मसूदी के हमने जो भौतिक भूगोल में योगदान है उसके बारे में पढ़ा कि अल मसूदी ने विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण एवं विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया। तो स्थलाकृतियों के निर्माण एवं विकास की अवस्थाओं का इनके द्वारा वर्णन किया इन्होंने। जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 अवस्थाएं इनके विकास की बताई: युवा अवस्था, इसके बाद प्रौढ़ावस्था तथा वर्धा अवस्था। तो किस प्रकार से एक स्थलाकृति की उत्पत्ति होती है, यानी उसका निर्माण किस प्रकार से होता है और उसके विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया। युवा अवस्था के बारे में बताया, प्रौढ़ावस्था का और वृद्धावस्था। ये 3 अवस्थाएं इनके अनुसार किसी भी एक सथल रूप के विकास के अंतर्गत आती हैं। एक सथल रूप का विकास इन 3 अवस्थाओं से होकर के होता है: युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। तो ये विकास की 3 अवस्थाओं की कल्पना इनके द्वारा की गई, यानी इन्होंने स्थलाकृतियों के निर्माण चक्र का वर्णन किया। तो ये भौतिक भूगोल में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये अपने समय के पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने, अब तक के ये पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने स्थलाकृतियों के निर्माण का जो चक्र है उसका वर्णन जिनके द्वारा किया गया था। इस प्रकार ये प्रथम भूगोलवेता थे जिन्होंने स्थलाकृतियों के निर्माण चक्र को समझा तथा उसकी अवस्थाओं का इनके द्वारा वर्णन किया गया था। इसके अलावा इन्होंने नदियों के मार्ग परिवर्तन के बारे में भी बताया। इनके अनुसार नदियां मार्ग परिवर्तन करती रहती हैं। नदियां मार्ग परिवर्तन करती रहती हैं, जिससे वे अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। ये नदियां हैं वो समय अनुसार मार्ग परिवर्तित करती हैं, अपने मार्ग में बदलाव करती रहती हैं, मार्ग बदल लेती हैं अपना, और इसके साथ साथ ये क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण है इनके द्वारा लगातार किया जाता रहता है। अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां इनके द्वारा बनाई जाती हैं। इनके अनुसार, अल मसूदी के अनुसार, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो हमेशा जलाच्छादित रहता है। पृथ्वी पर
ऐसा कोई स्थान नहीं है जो हमेशा जल से ढका रहे। यानी ऐसे पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई स्थान नहीं रहा है या है जो सदैव क्या है, जल से ढका रहा हो, यानी हमेशा जलाच्छादित रहा हो। और ऐसा भी कोई स्थल नहीं है, यानी ऐसी भी कोई भूमि नहीं है जो हमेशा क्या रही हो, सथलीय भाग रही हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जो हमेशा जल से ढका रहे या रहा हो। तथा ऐसा भी कोई स्थान नहीं है जो सदैव सथल रहा हो। तो पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जो हमेशा जल से ढका रहा हो, तथा ऐसा भी कोई स्थान नहीं है जो सदैव सथल रहा हो। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तमान में जो सथलीय भाग है वो क्या है, कभी जलीय भाग भी रहे होंगे, और कभी आज जो जलीय भाग हैं वो कभी सथलीय भाग रहे होंगे। यानी इनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, इनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यानी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, जो सदैव सथल रहा हो या सदैव जल रहा हो। इनमें परिवर्तन होते रहते हैं, ऐसा अल मसूदी ने बताया। इसके अतिरिक्त ये टोलेमी का एक विचार था कि नील एवं सिंधु नदियां जो हैं वो आपस में मिली हुई हैं, ऐसी कल्पना टोलेमी के द्वारा की गई थी। उसका इन्होंने क्या किया, खंडन किया। टोलेमी की धारणा कि नील एवं सिंधु नदियां आपस में मिली हुई हैं का खंडन किया। टोलेमी की क्या धारणा थी कि नील एवं जो सिंधु नदी है वो दोनों आपस में क्या है, मिली हुई है। लेकिन इन्होंने इस धारणा का खंडन किया कि नील एवं जो सिंधु नदी है वो आपस में मिली हुई नहीं है। इसके अलावा इन्होंने नील नदी का जो उद्गम है वो अबिसिनिया का जो पर्वतीय प्रदेश है वो बताया। नील का उद्गम अबिसिनिया पर्वत बताया। तो इस प्रकार से नील नदी का उद्गम है वो अल मसूदी के द्वारा क्या बताया गया, अबिसिनिया बताया गया। और जो टोलेमी की अवधारणा थी नील एवं जो सिंधु नदियाँ आपस में मिली हुई हैं उसका भी खंडन किया। इनके अनुसार इन दोनों नदियों के प्रदेश हैं वो अलग अलग हैं। इसके साथ साथ इन्होंने पृथ्वी और अन्य ग्रहों के जो संबंध हैं उनके बारे में जो प्रचलित अवधारणाएं थी उनका कुछ हद तक समर्थन भी किया और कुछ जो अवधारणाएं थी उनका खंडन भी किया। इनके द्वारा विशेषतः जो भारतीय ग्रंथों में जिस प्रकार से पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है उसी प्रकार इन्होंने क्या है, पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना। पृथ्वी को
ब्रह्मांड का केंद्र माना। और इनके अनुसार अन्य जो ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं। इनकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोलाकार है और ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। और जो 7 ग्रहों में चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, ये इनकी मान्यता के अनुसार ग्रह थे। वर्तमान में जैसा कि हम जानते हैं वो ग्रह हैं ग्रहों में जैसे चंद्रमा जैसे पृथ्वी का उपग्रह है, तो अलग अलग से उस समय की मान्यता के अनुसार ये 7 ग्रह हैं। इन्होंने इन ग्रहों को 7 ग्रह माना था, जिनमें चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल और इसके अलावा बृहस्पति एवं शनि, ये अपने मार्गों से इसके ऊपर चक्कर लगाते हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति एवं शनि, ये अल मसूदी के अनुसार क्या थे? 7 ग्रह थे। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये तो वर्तमान में भी ग्रहों में सम्मिलित हैं। और इन दो को, सूर्य एवं चंद्रमा को भी अल मसूदी ने क्या माना था? ग्रह इनके द्वारा माना गया था। तो पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना। इसके अलावा जो ग्रह हैं 7, बुध, चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये अपने मार्ग पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इनको अपने मार्ग पर चक्कर लगाते हुए बताया गया। इनके द्वारा इनके 7 आसमान इनके द्वारा बताए गए कि इन 7 ग्रहों की क्या है? 7 आसमान है। 8वां आसमान तारों का इनके द्वारा बताया गया, यानी जिसमें तारे चमकते हैं उसको क्या बताया गया? इनके द्वारा 8वां आसमान बताया गया, जो कि सबसे ऊपर है, जिसमें क्या है? तारे चमकते हैं, यानी सितारों का आकाश, या जिसको हम स्वर्ग कह सकते हैं। तो 7 आसमान इनके हो गए। और इसके अलावा 8वां जो आसमान है वो इनसे ऊपर बताया गया, जिसको क्या है? इनके द्वारा स्वर्ग बताया गया था। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी इन्होंने 7 पट्टियों की परिकल्पना की थी, और अंतिम पट्टी को क्या माना था? नरक माना था। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 7 पट्टियां बताई, और अंतिम क्या थी उसमें? अंतिम पट्टी नरक। तो पृथ्वी में भी इन्होंने 7 पट्टियां बताई, और उसमें अंतिम पट्टी किसको बताया? अंतिम पट्टी है वो इनके द्वारा नरक बताई गई थी। ऐसी कल्पना इनके द्वारा की गई थी। इन्होंने भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो भूमध्य रेखा की लंबाई 20,160 मील इनके द्वारा बताई गई थी। 20,160 मील इनके द्वारा भूमध्य रेखा की लंबाई बताई गई थी। अरब विद्वानों ने जो अक्षांशों के बीच की दूरी जो बताई थी वो 56 मील थी, और इसी आधार पर अल मसूदी ने गणना की थी ये 20,160 मील की। इसके अलावा जो बसे हुए विश्व के विस्तार की अगर हम बात करें तो इन्होंने पश्चिम में जिब्राल्टर से लेकर के और पूर्व में सीला द्वीप यानी जापान तक इसका विस्तार माना था। बसे हुए
विश्व का विस्तार पश्चिम में जिब्राल्टर से पूर्व में शीलाद्वीप या जापान तक इन्होंने माना था। इन्होंने जापान की जलवायु का भी वर्गीकरण किया। जापान की जलवायु का वर्णन इनके द्वारा किया गया था और जापान की जलवायु को इन्होंने शीतल एवं सुहावनी बताया था। यानी शीतल एवं सुहावनी जलवायु जो है वो जापान की इनके द्वारा बताई गई थी। अब ज्ञात विश्व का इन्होंने यानी बसे हुए विश्व को पश्चिम में जिब्राल्टर से लेकर के पूर्व में जिब्राल्टर जल संधि से लेकर के पूर्व में शिलाद्वीप या जापान तक उसको विस्तृत बताया था। इसके बाद इन्होंने जो दक्षिणी विस्तार है उसका ज्ञात विश्व का वो जंजीबार में मोजाम्बिक तक और जो उत्तरी विस्तार है वो कैस्पियन सागर से अजोव सागर तक इसको बताया था। यानी ये कैसे उत्तर से या उत्तर में कैस्पियन एवं अजोव सागर से लेकर दक्षिण में जंजीबार एवं मोजाम्बिक तक विस्तार बताया। तो ये अल मसूदी के अनुसार ज्ञात विश्व या बसे हुए विश्व का विस्तार था। पश्चिम में जिब्राल्टर से प्रारंभ होकर पूर्व में शिलाद्वीप तक था, उत्तर में कैस्पियन एवं अजोव सागर से शुरू होकर दक्षिण में ये जंजीबार एवं मोजाम्बिक तक ये फैला हुआ था। ये ज्ञात विश्व का विस्तार इनके द्वारा बताया गया था। इन्होंने भी विश्व को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा, जैसे उष्ण जलवायु है, अत्यधिक गर्म या दलदल युक्त जलवायु। इसके अलावा उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें जो 3 जलवायु ठंडी या प्रतिकूल इनके द्वारा बताई गई। ईरान वाला जो प्रदेश है, ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है उसकी जलवायु सर्वाधिक अनुकूल इनके द्वारा बताई गई थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने जलवायु विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा ये किया गया, यानी इनको हम एक प्रसिद्ध जलवायु विज्ञान वेता भी कह सकते हैं। जलवायु विज्ञान में योगदान देखते हैं। जलवायु विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान जलवायु विज्ञान में एक तो जापान की जलवायु का वर्णन इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा इन्होंने विश्व को कुछ बुक्स में आपको 7 और कहीं पर 14 जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया, ऐसा वर्णन है वो मिल सकता है। ईरान और इराक वाला जो क्षेत्र है उसकी जलवायु इनके द्वारा अनुकूल बताई गई। दक्षिण में जो उष्ण जलवायु और दलदल युक्त उष्ण जलवायु का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा शीतल और अति शीतल जलवायु है वो भी इनके द्वारा बताई गई थी। इसके अलावा इन्होंने जो बंगाल की खाड़ी के मानसून का वर्णन, यानी ये हम कह सकते हैं सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, यानी बंगाल की खाड़ी में जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून का सर्वप्रथम वर्णन जिनके द्वारा एक जलवायु विज्ञान वेता के रूप में किया गया वो थे अल मसूदी। अब जो इनकी रचनाओं में इसको हरमेंद या हिरकेंद बंगाल की खाड़ी को कहा गया है। हरमेंद या हिरकेंद।
तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उसका एक जलवायु विज्ञानवेता के रूप में सर्वप्रथम वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया था? एक मौसम विज्ञानी की दृष्टि से इनके द्वारा वर्णन किया गया था। यानी मानसूनी हवाओं का वर्णन करने वाले प्रथम भूगोलवेता ये हैं अल-मसूदी। मानसूनी हवाओं का वर्णन करने वाले प्रथम भूगोलवेता या जो जलवायु विज्ञानवेता के रूप में जिन्होंने मानसूनी हवाओं का वर्णन किया था बंगाल की खाड़ी, वो पहले भूगोलवेता ये हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने मानव एवं पर्यावरण के जो पारस्परिक संबंध हैं उनका भी वर्णन इनके द्वारा किया गया था। मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का वर्णन, यानी पर्यावरण है वो मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करता है उसका वर्णन सर्वप्रथम इनके द्वारा विस्तार पूर्वक किया गया था अल-मसूदी के द्वारा। अल-मसूदी के अनुसार जो अरब के बद्दू हैं वो साहसी प्रकृति के होते हैं, दूर दूर रहना पसंद करते हैं, यानी स्वच्छ वातावरण में रहने के कारण ये साहसी प्रकृति के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और ये दूर दूर रहना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त जो यूरोप के निवासी होते हैं वो कठोर होते हैं किंतु चालाक होते हैं। इनकी जो त्वचा का रंग है वो श्वेत होता है, इनकी आँखें हैं वो नीले रंग की होती हैं। ऐसे वर्णन भी इनके द्वारा किए गए थे। इनके बाल, इनकी चमड़ी हल्की होती है, बाल हैं वो लाल रंग के होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा ये भी बताया गया कि भूमध्य रेखा के निकट रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी चमड़ी काली होती है, अर्थात वो काले रंग के होते हैं और उनके बाल हैं वो घुंघराले या छल्लेदार होते हैं। ऐसा वर्णन भी इनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा आँखें इनकी लाल होती है और इसके अलावा इन्होंने बताया कि ये जो यानी भूमध्य रेखा के निकट प्रदेशों के निवासी हैं ये क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये जानकारियाँ यानी मानव के ऊपर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन भी अल-मसूदी के द्वारा किया गया था। तो अल-मसूदी ने इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा कि इन्होंने प्रादेशिक भूगोल में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके द्वारा विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं की गई जिसमें यूरोप के भी हैं, एशिया का भी है, उत्तरी अफ्रीका के जो प्रदेश हैं इनके भी भौगोलिक वर्णन है वो इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो इस प्रकार अल-मसूदी ने जलवायु विज्ञान में, भौतिक भूगोल में, इसके अलावा प्रादेशिक भूगोल में और मानव एवं पर्यावरण का जो संबंध है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत की थी। तो ये था अरब भूगोलवेताओं में अल-मसूदी का भूगोल योगदान। धन्यवाद।